अपठित गद्यांश। नमस्ते बच्चों, मैं सुनील बैरवा। आज हम अपठित बोध के अंतर्गत अपठित गद्यांश को कैसे हल करें इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अपठित गद्यांश होते क्या हैं। अपठित गद्यांश, अपठित का अर्थ सबसे पहले जान लेते हैं। अपठित का अर्थ है जिसे पहले नहीं पढ़ा गया हो, अर्थात जो पाठ्यक्रम की पुस्तक से नहीं लिया जाता है। क्योंकि पाठ्यक्रम की पुस्तक को हम पढ़ लेते हैं इसलिए वह हमारे लिए पठित हो जाता है। पाठ्यक्रम की पुस्तक से बाहर जो गद्यांश आता है उसको हम अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश की परिभाषा: गद्य का वह अंश जो पहले नहीं पढ़ा गया हो अपठित गद्यांश कहलाता है और इसी अंश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के हमें उत्तर देने होते हैं। अपठित गद्यांश के प्रश्न कैसे हल करें? अपठित गद्यांश के प्रश्न हल करने के लिए कुछ विशेष बातों का यदि हम ध्यान रखें तो हम अपठित गद्यांश के प्रश्नों में पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें दी गई है जिसको हम पढ़ते हैं। दिए गए गद्यांश को कम से कम 2 बार ध्यानपूर्वक पढ़ें। हम एक बार गद्यांश पढ़ लें, उसके बाद हम प्रश्नों को पढ़ें, उसके बाद दूसरी बार फिर से हम गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पढ़ते समय मुख्य बातों को रेखांकित कर लें। प्रश्न पढ़ने के बाद जब दूसरी बार हम गद्यांश को पढ़ेंगे तो उस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य बातें हैं उन मुख्य बातों को हम रेखांकित कर लें। प्रश्नों के उत्तर सरल, संक्षिप्त और अपनी भाषा में लिखें। क्योंकि 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न होते हैं तो उनके उत्तर भी हमें संक्षिप्त लिखने चाहिए, इसलिए सरल, संक्षिप्त और अपनी भाषा में उत्तर लिखने चाहिए। जितना प्रश्न में पूछा जाए उतना ही उत्तर लिखें। बहुत अधिक लंबा या बढ़ा चढ़ाकर उत्तर हमें नहीं लिखना चाहिए। जो प्रश्न में पूछा गया है उसी प्रश्न का उत्तर अपनी भाषा में लिख देना है गद्यांश के आधार पर। बहुविकल्पीय प्रश्नों में सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़कर उत्तर चुनें। यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न का विशेष ध्यान रखें क्योंकि अपठित गद्यांश के आधार पर 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक, गद्यांश के अंदर से हमें उत्तर छांट करके या गद्यांश पर आधारित हमें उत्तर ढूंढकर लिखने होते हैं। दूसरा के प्रश्न वे होते हैं जिनके विकल्प दिए जाते हैं, अतः उनमें से हमें सही विकल्प को चुनना होता है। इसलिए गद्यांश पढ़ने के बाद उस प्रश्न के उत्तर का सही विकल्प हमें ध्यान से चुनना चाहिए। शीर्षक संबंधी प्रश्न का उत्तर गद्यांश के केंद्रीय भाव को ध्यान में रखकर दें। यदि शीर्षक संबंधी कोई प्रश्न है, जैसे उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, तो उस गद्यांश को पढ़ने के बाद जो केंद्रीय भाव गद्यांश में दिया हुआ होता है, अर्थात उस गद्यांश में किस बारे में चर्चा की गई है उसको ध्यान में रख करके हमें शीर्षक संबंधी प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। आइए अब हम गद्यांश का उदाहरण देखते हैं। 2 गद्यांश हमने उदाहरण के रूप में लिए हुए हैं। यहाँ हम पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है। जीवन का प्रत्येक क्षण वह कर्म में लगाता है। विश्राम और विनोद के लिए उसके पास निश्चित समय रहता है। शेष समय जनसेवा में व्यतीत होता है। हाथ पर हाथ धरकर बैठने को वह मृत्यु के समान समझता है। काम करने की उसमें लगन होती है, उत्साह होता है। विपत्तियों में भी वह अपने चरित्र का सच्चा परिचय देता है। धैर्य की कुदाली से वह बड़े बड़े संकट पर्वतों को ढहा देता है। उसकी कार्यकुशलता देखकर
लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। संतोष उसका धन है, वह परिस्थितियों का दास नहीं है, परिस्थितियां उसकी दासी है। अब इस गद्यांश के आधार पर हम प्रश्नों को देखते हैं। उसके बाद प्रश्न से संबंधित जो मुख्य बात होगी उसको हम गद्यांश में रेखांकित करके प्रश्न का उत्तर देंगे। गद्यांश आधारित प्रश्न। प्रश्न 1, आदर्श व्यक्ति जीवन की सफलता किस में समझता है? गद्यांश को फिर से देखते हैं। आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है। तो हमें पहले प्रश्न का उत्तर यहीं मिल गया। ये पहले प्रश्न का उत्तर, आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है। प्रश्न 2, बड़े बड़े संकटों को आदर्श व्यक्ति किस प्रकार डाहा देता है? यहाँ पर हम देखें, धैर्य की कुदाली से वह बड़े बड़े संकटों को डाहा देता है। तो दूसरे प्रश्न से संबंधित मुख्य बात यहाँ हमें मिल जा रही है और यही प्रश्न का उत्तर भी बन जाता है। बड़े बड़े संकटों को वह किस प्रकार डाहा देता है? धैर्य की कुदाली से वह बड़े बड़े संकटों को डाहा देता है। बड़े बड़े संकटों को आदर्श व्यक्ति किस प्रकार डाहा देता है? धैर्य की कुदाली से वह बड़े बड़े संकटों को डाहा देता है। प्रश्न 3, हाथ पर हाथ धरना और दांतों तले उंगली दबाना मुहावरों का अर्थ लिखिए। यह मुहावरे गद्यांश में प्रयोग किए गए हैं, तो इन मुहावरों का अर्थ जो है हमें स्वयं से लिखना होता है। इसका अर्थ हमें गद्यांश में नहीं मिलेगा। तो हाथ पर हाथ धरना अर्थात कुछ न करना, खाली बैठे रहना। दांतों तले उंगली दबाना अर्थात आश्चर्यचकित हो जाना। तो प्रश्न 3 का उत्तर यह है। प्रश्न 4, गद्यांश में वर्णित व्यक्ति के कोई 3 गुण लिखिए। तो इसका उत्तर भी हम गद्यांश में ढूंढते हैं, उसको पढ़ करके देखिए। गद्यांश में व्यक्ति के अनेक गुणों के बारे में बात की गई है, लेकिन हमें 3 गुण लिखने हैं। पहला यही लिख सकते हैं, उसमें काम करने की लगन होती है। पहला आप ये लिख सकते हैं, विपत्तियों में भी वह अपने चरित्र का सच्चा परिचय देता है, अर्थात विपत्तियों में भी वह नहीं घबराता है। धैर्य की कुदाली से वह बड़े बड़े संकट पर्वतों को ढहा देता है, अर्थात वह धैर्य भी रखता है और धैर्य रख करके वह बड़ी बड़ी मुसीबतों को भी पार कर लेता है। जीवन का प्रत्येक क्षण वह कर्म में लगाता है, अर्थात वह कर्म में विश्वास रखता है। ठीक है, तो यह 4 गुण आप व्यक्ति के लिख सकते हैं। अब हम प्रश्न 4 का उत्तर दे सकते। गद्यांश में वर्णित व्यक्ति के कोई 3 गुण लिखिए। वह कर्म को ही जीवन समझता है, पहला। काम करने की उसमें लगन होती है, दूसरा। वह धैर्य रखता है, तीसरा। इस प्रकार यह व्यक्ति के 3 गुण हम लिख सकते हैं गद्यांश के आधार पर। प्रश्न 5, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यह हम गद्यांश के केंद्रीय भाव के आधार पर लिखेंगे, गद्यांश में किस बारे में चर्चा की गई है। तो गद्यांश को पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि गद्यांश में व्यक्ति के लिए कर्म की महत्ता का वर्णन किया गया है, या हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के लिए कर्म के महत्व की बात की गई है। अतः इस आधार पर हम गद्यांश का शीर्षक लिख सकते हैं, कर्म का महत्व। या गद्यांश के आधार पर यदि आपको कोई अन्य शीर्षक भी आपको सही लगता है तो वह भी आप लिख सकते हैं। इस गद्यांश का उचित शीर्षक होगा कर्म का महत्व। इस प्रकार पहले गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हम हल कर चुके हैं, जो कि हमने गद्यांश में से ढूंढकर ही हल किए हैं। अपठित गद्यांश 2 गद्यांश पढ़ते हैं। डॉक्टर कलाम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे।
वे भारत को विकसित देश बनाने का सपना संजोए हुए थे। उनका मानना था कि भारतवासियों को व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए, हमें सपने देखने चाहिए, सपनों को विचारों में बदलना चाहिए, विचारों को कार्यवाही के माध्यम से हकीकत में बदलना चाहिए। डॉक्टर कलाम तीसरे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया है। उन्हें पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। भारत को उन पर गर्व है। इतनी उपलब्धियां प्राप्त करने के बावजूद अहंकार कलाम जी को छू तक नहीं गया। वे सहज स्वभाव के भावुक व्यक्ति थे। उन्हें कविताएं लिखना, वीणा बजाना, बच्चों के साथ रहना पसंद था। वे सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते थे। कलाम साहब का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। कलाम जी तपस्या और कर्मठता की प्रतिमूर्ति हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ लेते समय दिए गए भाषण में उन्होंने कबीरदास जी के इस दोहे का उल्लेख किया था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अर्थात कोई भी कार्य जो है कल जो करना है उसको आज ही हमें कर लेना चाहिए, और जिसको आज करना है उसको अभी हमें कर लेना चाहिए। तो यह गद्यांश को हमने एक बार पढ़ लिया है। अब हम इसके प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रश्न 1, डॉक्टर कलाम ने भारत को क्या बनाने का सपना देखा है? गद्यांश में हम पढ़ते हैं, डॉक्टर कलाम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। वे भारत को विकसित देश बनाने का सपना संजोए हुए थे। इस प्रकार पहले प्रश्न का उत्तर हमें यहीं मिल जाता है, जो हमें प्रश्न के विकल्प में से ही चुनना है। डॉक्टर कलाम ने भारत को क्या बनाने का सपना देखा है? उत्तर हुआ विकसित देश। डॉक्टर कलाम भारत को विकसित देश बनाने का सपना देखते थे। प्रश्न 2, डॉक्टर कलाम किस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे? गद्यांश में इससे संबंधित जो मुख्य बात है उसको हम पढ़ते हैं, रेखांकित करेंगे। वे सहज स्वभाव के भावुक व्यक्ति थे। यहाँ प्रश्न का उत्तर हमें विकल्प में जो दिया हुआ है वह मिल चुका है। डॉक्टर कलाम किस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे? इस प्रश्न का उत्तर हुआ भावुक। डॉक्टर कलाम सहज एवं भावुक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, डॉक्टर कलाम एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले खालिस्तान थे। डॉक्टर कलाम एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पर हमें प्रश्न का सही विकल्प मिल चुका है। क्या थे? वैज्ञानिक थे। अतः प्रश्न ग का उत्तर हुआ डॉक्टर कलाम एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। इस प्रकार हमने एक वैकल्पिक प्रश्नों वाले गद्यांश को हल किया और दूसरा गद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर देने वाले गद्यांश को हल किया। तो यह था अपठित गद्यांश। धन्यवाद।